हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। हाँ जी, बिहार वाले कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोग की तैयारी बताइए। इतना बड़ा पोस्ट आया हुआ है सर, बिहार सीएचओ का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का सपना जो आप सभी ने पाला है, और अन्य अन्य राज्यों से जो आप लोग नर्सिंग का डिग्री लिए होंगे, मेहनत करके दौड़ भाग करके, ट्रेन में रिजर्वेशन मिले या ना मिले, किसी तरीके से नर्सिंग का डिग्री हो गया। अब सर क्या करना है? तो नर्सिंग का डिग्री किस लिए लिए थे? डॉक्यूमेंट्स का वेट बढ़ाने के लिए या नौकरी पाने के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि सर आप भी बिहार से हैं, आपको तो पता है सरकारी नौकरी का बिहार में कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हमें पता है, और इसलिए तो मैं आपको लेकर के आया हूं कि अगर आज वाली इस वीडियो आपने देख लिया, आज मैं आपको 15 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिन टॉपिक्स को अगर आपने अमल कर लिया, बिहार वाले सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये 15 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं 50 से ज्यादा क्वेश्चन, 50 से ज्यादा क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छे से। अरे रउआ के सुनाई दे रहल बा या ना? है हम का कहता नहीं कि 15 क्वेश्चन, 15 टॉपिक ऐसा हम देव कि जेरा से लगभग 50 क्वेश्चन जो सीएचओ एग्जाम में आवे वाला बा, वो सबके सब सॉल्व हो जाई, बिल्कुल सॉल्व हो जाई। ठीक है ना। बस रउआ लोगन से इतने विनती बा कि सुना लास्ट तक के, है ना, लास्ट तक के सुना कि हम का कहतनी और कौन कौन से ऐसे टॉपिक के बारे में बात करतनी। ठीक है। तो यहां पर हम 15 टॉपिक्स ऐसे लेकर के आए हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तैयारी शुरू कर दीजिए, और इन टॉपिक्स को आगे मैं बताऊंगा, ये भी क्लियर कराऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजी वाइज इसको डिस्कस करना है। तो बिहार सीएचओ जो आपका वैकेंसी आई हुई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बिहार सीएचओ। और मैं इसलिए टॉपिक्स इतना ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से कोई टॉपिक्स को उठाया और यहां पर ला करके रख दिया, नहीं जी। पूरे सीएचओ के पेपर को एनालिसिस किया हूं, खास तौर से बिहार सीएचओ के पेपर को। और एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा कि अरे भाई ये क्या, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक है जहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन, यकीन नहीं होता ना, तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो। आप जिस भी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, जिस भी पुस्तक को आप फॉलो कर रहे हो, और अगर पुराने प्रश्न पत्र को अगर आप देख रहे होगे, तो उन पुराने प्रश्न पत्र को देख लो। ये सारे टॉपिक से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 3-4-5 ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिलेक्शन को डन कराएगा। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनिए और बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं वर्ल्ड हेल्थ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है सर? सर हमें क्या पढ़ करके जाना चाहिए बिहार सीएचओ के लिए? तो पहला टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए वर्ल्ड हेल्थ इंपॉर्टेंट डे। हार्ट डे कब मनाया जाता है? लंग्स डे कब मनाया जाता है? एचआईवी एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे समझ रहे हो? यानी जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ में क्या हो जाएगा, हेल्थ में हम यहां पर डिजीज को भी कवर करेंगे। हम किसी ना किसी डिसऑर्डर को भी स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, तो सर हम डिजीज या तो डिसऑर्डर को भी यहां पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी डिजीज हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, जितने भी हेल्थ से संबंधित अगर कोई डेट आपको मिलता है, उन डेट को याद करके चलिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि सर 2019 बिहार सीएचओ के एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेट से 4 क्वेश्चन आया था। अब बताओ, देख लो जाकर के पुराने पेपर को जाकर के आप देख लीजिए। 2019 का पेपर उलटिए और उसमें आपको इंपॉर्टेंट हेल्थ डे से कि किस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इससे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक टॉपिक अगर मैं कवर कर लूं सर, जहां पर 20-25 हमें याद करने होते, और हम बिहारी सर बहुत पहले लुसेंट पढ़ चुके हैं। लुसेंट में सर बहुत सारे ऐसे ईयर्स तो हमने कब का रट डाला है सर, जब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी को उलटिए ना, उसी को फिर से देखिए। उन सारे
सारे दिवस को याद कर लीजिए। नहीं है लूसेंट, या सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो लूसेंट में नहीं दिए गए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी है, यानी हमारे हेल्थ सेक्शन से रिलेटेड है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं डेटा प्रोवाइड करूंगा। आप इसी चैनल पे बने रहिए, आप हमारे जीडीसी चैनल पे बने रहिए। सब कुछ, हर एक टॉपिक को, आज जैसा कि मैंने आपको केवल टॉपिक के बारे में डिक्टेट कर रहा हूं, आने वाले समय में स्टूडेंट मैं इन्हीं टॉपिक्स के सारे कंसेप्ट, यानी अगर मैं इंपॉर्टेंट हेल्थ डे की बात करूं तो वो मैं पूरी लिस्ट लेकर के आऊंगा अगली क्लास में, और एक क्लास में पूरा हेल्थ डे याद करवा दूंगा। ये मेरी सियोरिटी है, और उस पर बहुत जल्द ही हम आने वाले हैं, बहुत जल्द ही इसी चैनल पे आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है। तो पहला टॉपिक क्या है सर? तो अगर हमने कोई दिवस को याद कर लिया तो सर लगभग 3-4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते हैं, ये तो सॉल्व होना ही है, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा सर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक कहां है सर? क्या है सर? क्या इंपॉर्टेंस है? तो सेकंड टॉपिक है जी वैक्सीन। बीइंग अ नर्स हमें हॉस्पिटल्स में ना वैक्सीन पे बहुत काम करना पड़ता है, वैक्सीन हमें बहुत जरूरी होता है। तो वैक्सीन्स में हमें क्या पढ़ना है? इनके टाइप के, कितने प्रकार के वैक्सीन होते हैं, इनमें से कौन से बैक्टीरिया वाले वैक्सीन हैं, इनमें कौन से वायरल डिजीज में यूज होने वाले वैक्सीन हैं, कौन से लिविंग है, कौन से किल्ड फॉर्म में है, टॉक्सोइड कौन से हैं, ये टाइप्स आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ में when and where it will be given first time, अगर कोई न्यूनेट्स है, कोई नया बच्चा है, नवजात शिशु है, तो उस नवजात शिशु को सर सबसे पहले कब और कौन सा और कहां पर वैक्सीन लगाएंगे। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा पोलियो वैक्सीन नवजात शिशु यानी जो नया जन्म हुआ है उस बच्चे को कितने दिन के बाद लगना चाहिए, यह क्वेश्चन आ गया। या मैंने ये बोल दिया कि वो कहां पर लगाया जाता है, ऊपर नीचे, हाथ में, बाह में, पेट में, कहां पर लगाया जाता है, ओरली दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैक्सीन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां मिलेगा, फिर से मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जितने भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, इन सारे टॉपिक्स का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इन सारे टॉपिक्स का सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, जो बिहार सीएचओ के लिए तो है ही, साथ ही साथ में सर जितने भी सीएचओ या अदर एग्जामिनेशन है स्टाफ नर्स का या अदर नर्स ऑफिसर का, वो सबके लिए क्या होगा जी, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो देर किस बात का भाई, देर किस बात का, करना है ना, सीएचओ क्वालिफाई करना है ना, इसलिए तो नर्सिंग किए हो। तो सर क्या करना है, दूसरा टॉपिक वैक्सीन, लगभग 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी के साथ ले लीजिए कि सर 3 क्वेश्चंस के आसपास आपको एग्जाम में मिलेगा, 1 से 3 बिल्कुल इसका ना ये डेटा है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके बैठा हूं सारे सीएचओ के पेपर में, सर वैक्सीन से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा वैक्सीन, केवल डायरेक्ट नहीं भाई, मैंने बताया कि टाइप भी आ सकता है, कब कहां दिया जाता है, फर्स्ट टाइम कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, सेकेंड टाइम किसी बच्चे को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, कब तक वैक्सीन दे सकते हैं, किस केस में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं बता रहा हूं कि आपका 4 साल का नर्सिंग का सिलेबस पूरा पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं तो बस 15 टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, ये 15 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और 50 क्वेश्चन अगर नहीं आएगा ना तो फिर मुझे बता देना है आप, ये एक बिहारी का वादा है, एक बिहारी का बिहारी से वादा है, मैं जो आपको कवर करवाऊंगा ना यहां पर टॉपिक्स, अभी तो मैं केवल और केवल उसके बारे में बता रहा हूं, ये मैं कवर करवाऊंगा, तो एक बिहारी का बिहारी से वादा है, जो मैं कवर करवाऊंगा ना, 50 क्वेश्चन अगर नहीं आया वहां से फिर बेटा बताना मुझे, है ना। तो दूसरे टॉपिक्स हो गए, तीसरे टॉपिक्स पे आइए, प्रेगनेंसी, थर्ड हमारा क्या है जी, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से क्या क्वेश्चन आएगा, प्रेगनेंसी से क्या आएगा, तो प्रेगनेंसी कितने वीक का होता है, सिंपल सा है, बहुत बार पढ़ा है, अभी और बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेशंस की ओर लेकर के जा रहा हूं, परेशान मत होना। सर प्रेगनेंसी किस वीक में है, किस मंथ में है, किस डे, कितने डे में है, और कितना ट्राइमेस्टर होता है, पहले तो ये है। इसके अलावा चेंजेस इन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर, बच्चों में अलग अलग ट्राइमेस्टर में, यानी पहले तिमाही में क्या होने वाला है, दूसरे तिमाही में क्या होने वाला है, और तीसरे तिमाही में क्या क्या बनने वाला है, ये सब आपको याद करके जाना है कि कब क्या बनने वाला है। एंड देन
अगर कोई महिला गर्भवती है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो सर उसकी बॉडी में अलग अलग काउंट क्या चेंज होते हैं? आरबीसी काउंट कितना है? अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसकी बॉडी में आरबीसी का काउंट कितना होना चाहिए? नॉर्मल से तो ज्यादा ही होना चाहिए। सर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए? अगर कोई महिला गर्भवती है तो सर उसका डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होना चाहिए? प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज अलग होता है स्टूडेंट, नॉर्मल अलग होता है। यह भी आपको पता है कि पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है। आरबीसी का, आपका डब्ल्यूबीसी का या प्लेटलेट्स का आपको जीवन काल तो याद करना ही है कि आरबीसी 120 दिनों का होता है, कहां बनता है, ये सब तो कॉमन है जो ब्लड वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। लेकिन मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि प्रेगनेंसी के टाइम में इन लोग का काउंट कितना रहता है, क्योंकि नर्स आप हो, कोई महिला आएगी, सोचो ना आपको क्वेश्चन क्या बनाया जाता है कि जब आप हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाएंगे, आपके सामने कोई पेशेंट आया, गर्भवती महिला है, आपने आरबीसी काउंट चेक किया, हीमोग्लोबिन आपने चेक किया, अब आपको याद तो होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन काउंट क्या है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो आपका प्रोफेशन है, जो आप आने वाले टाइम में काम करने वाले हो स्टूडेंट, वहीं से तो क्वेश्चन अराइज होगा, वहीं से तो गवर्नमेंट चेक करना चाहता है कि आपको पता भी है या केवल आपने डिग्री लिया है। क्लियर? तो सर ये हमें चेक करना है। इसके अलावा रेस्पिरेशन रेट, पहले ट्राइमेस्टर में, दूसरे ट्राइमेस्टर में, तीसरे ट्राइमेस्टर में रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? क्वेश्चन आया है 2019 के बिहार सीएचओ में, क्वेश्चन आया है जी, क्वेश्चन आया हुआ है, इन रेट से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है हीमोग्लोबिन का, क्या भाई, कि हीमोग्लोबिन का काउंट क्या है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेगनेंसी के समय, नॉर्मल भी आ सकता है, प्रेगनेंसी के समय भी आ सकता है। तो प्रेगनेंसी के समय सर रेस्पिरेशन रेट क्या है, महिला का हार्ट रेट कब है? पार्चुरेशन के दौरान, यानी जब डिलीवरी हो रहा होता है, बच्चों का जन्म हो रहा होता है, तो सर उस समय क्या हार्ट रेट रहती है, क्या रेस्पिरेशन रेट रहता है, श्वसन का जो रेट है वो क्या रहता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और प्रेगनेंसी का भी अगर मैं देखूं, पुराने क्वेश्चन को एनालिसिस करूं, तो सर हमें प्रेगनेंसी से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर सीएचओ एग्जाम में। सीएचओ एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिले हैं, यहां से क्वेश्चन मिले हैं सीएचओ के एग्जाम में। छोड़ दीजिए क्या होने वाला है, 4 साल का सिलेबस, सर इतना बड़ा सिलेबस है, सर हमें साइकोसिस पढ़ना है, तो साइकेट्रिक पढ़ना है, ओबीजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, फार्माकोलॉजी पढ़ना है। छोड़ दीजिए ना, अभी तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, मेरे साथ कवर कर लीजिए, मेरी बात पर यकीन करके कवर कर लीजिए, आपको डूबने नहीं दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बहुत एनालिसिस करके मैंने ये निकाला है सारे टॉपिक्स को, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारीकी को समझ करके मैंने इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है स्टूडेंट। अगले टॉपिक्स, तो 3 टॉपिक्स हमारा हो गया। चौथा टॉपिक्स है जी नियोनेट्स। चौथा टॉपिक्स आपका क्या है? तो सर नियोनेट्स, यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई नवजात शिशु का जन्म होता है, उससे क्या क्वेश्चन है, उसी टाइम नर्स वहां पर उपस्थित होती है, उसके मम्मी पापा सब, मम्मी तो होगी बच्चे का, पापा और दादा दादी मामा मासी सब तो बाहर हैं, न ममानी है न मामी है, न कोई है वहां पर, न मामू है, तो सब तो बाहर है, कौन है सामने? तो सर नर्स है सामने। तो सबसे पहले उस नियोनेट्स को हैंडल कौन करेगा? तो सर नर्स करेगी, नर्स करेगा हैंडल। तो हैंडलिंग कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट बताओ, यहां से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा? अरे भाई तुम्हारा मैंने क्या बताया, जो आपका काम है ना वहां से क्वेश्चन आएगा, जो आपको काम करना है हॉस्पिटल में वहां से ही क्वेश्चन अराइज होगा। बहुत 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 मैंने बताया ना कि ऐसे टॉपिक्स मैं दे रहा हूं जो आप नकार ही नहीं सकते हो, और अगर आपने इसको तो भूल करके भी छोड़ करके नहीं जाना है, पूरा का पूरा आपको कवर करके जाना है। तो सर जैसे ही बच्चा हुआ तो हैंडलिंग कैसे किया जाए, हैंडलिंग का मेथड क्या है, यहां से क्वेश्चन अराइज होंगे। अब कहोगे सर बता दीजिए ना हैंडलिंग क्या होता है, कैसे किया जाएगा? बताऊंगा, सब्र करो, है ना, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो, सब टॉपिक्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आऊंगा। इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आप लोग को। अब हमने ना जिद पकड़ रखा है, हमने जिद ठान रखा है कि अब तो बिहार सीएचओ का जो सिलेक्शन होगा वो तो अब मेरे द्वारा ही होगा, मेरे थ्रू ही होगा, और उसमें मैं अपनी इंपॉर्टेंस देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बिहार के तमाम सदर अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे वहां पर उपस्थित हों।
ठीक है, चलिए इसके बाद फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। बच्चा जन्म लिया और तुरंत उसको क्या करोगे कि अरे लो भाई आपको एक लड़का हुआ है लड़की हुई है, चलिए दूध स्तनपान करवाइए, ये कहेंगे क्या? नहीं, उसके लिए टाइम होगा। तो वो टाइम क्या है पता है आप लोग को? अगर पता है तो कमेंट करो। अगर आपको पता है फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग टाइम क्या होता है तो कमेंट कीजिए जी, कमेंट कीजिए, बाकी आगे तो मैं बताऊंगा ही। फर्स्ट वैक्सीन, उस बच्चे को सर पहली वैक्सीन कौन सी लगेगी, उस बच्चे को सर वैक्सीन कब लगेगी, कब लगेगी और कौन सी लगेगी, कहां पर लगेगी, ये अब आपको अगला टारगेट। देन फर्स्ट स्टूल, ये क्वेश्चन आया है 2019 में, ये क्वेश्चन आया है 2019 में बिहार सीएचओ में कि सर फर्स्ट स्टूल यानी जो मल त्याग करता है बच्चा, जो लैट्रिन करता है बच्चा, उसे सर क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टूल को भी हमें पढ़ना है कि बच्चे जब पहली बार मल का त्याग करता है उसमें क्या चीजें होती है, उसे क्या कहा जाता है, कितने दिनों के अंदर या कितने घंटों के अंदर में उसको मल त्याग करना जरूरी है, ये अब हमें पढ़ना है जी, क्योंकि आप नर्स हो, आपको ये हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मेथड ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन, अगर आपसे बोला जाए कि छोटे से बच्चे को लगता है कोई प्रॉब्लम है, जाओ ब्लड का सैंपल लेकर के आ जाओ, आपके फिजिशियन आपके डॉक्टर साहब ने आपको ये बोल दिया कि बेटा या नर्स या दीदी सिस्टर जो भी वहां पर बोला जाता है, सर जाइए लेकर के आइए उस बच्चे का जो अभी नया जन्म हुआ ना, उस बच्चे का सैंपल लेकर के आइए, ब्लड कलेक्ट करके लेके आइए, तो वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का मेथड कौन सा होगा? क्या नॉर्मल ऐसे ही आप बांधोगे और ऐसे निकाल करके लेके चले जाओगे, या उस बच्चों के लिए कुछ नया मेथड होगा, अलग मेथड होगा, सेपरेट मेथड होगा? अगर जानते हैं कमेंट कीजिए, बिल्कुल ओपन है, ओपन है, और मैं रिप्लाई भी करूंगा, मैं रिस्पॉन्स भी दूंगा, ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो चलिए सर, मेथड ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन यानी ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का सर मेथड क्या है, इस पे काम करना पड़ेगा। एंड देन एफएचएस उस बच्चे का, और सर उस बच्चे में कोई डिसऑर्डर है क्या, कोई डिसऑर्डर है क्या, यानी छोटे बच्चों में कौन कौन सी बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है क्या, या दूसरे बीमारी हो सकती है क्या? तो जो जो बीमारी की पॉसिबिलिटीज है उन पॉसिबिलिटीज को पढ़ना, ये नियोनेट्स टॉपिक का है जी। देखिएगा हम बिल्कुल सीक्वेंस में बताते जा रहा हूं, और आपको ऐसा लगेगा कि सर यही सब तो, अगर आप कहीं किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो आपको लग रहा हो कि सर हम लोग ये सब काम करते हैं जो आप पढ़ा रहे हो, ये हमारा डेली का काम है सर, ये हमारा प्रैक्टिकल रूटीन है सर, ये हमारा प्रोफेशन है सर, जॉब प्रोफाइल है सर। और जो आपका जॉब प्रोफाइल है ना मेरे दोस्त, वहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं, वहीं से सरकार को यही सब तो करवाना है आपसे, बिहार सरकार को यही सब करवाना है, इसलिए तो उन्होंने यह पोस्ट लाया है। तो आपका चौथा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, और मैंने बताया ना कि इस टॉपिक से भी सीएचओ में कम से कम वही 2 से 4 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक यहां पर आपको 2 से 4 क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है। जो आज वाली सीरीज है, ये कोई ऐसा सीरीज नहीं है, ये कोई ऐसे हवा में टॉपिक्स नहीं निकाले गए हैं, हमने पूरे एनालिसिस करने के बाद, सारे सीएचओ के पेपर एनालिसिस करने के बाद इन टॉपिक्स को आपके सामने लेकर के आया हूं स्टूडेंट। इसको बस कवर कर लीजिए, सब कवर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन कहां से आता है? इंजेक्शन एंड देयर टाइप्स, इंजेक्शन एंड देयर टाइप। पैरेंटरल इंजेक्शन देते हो ना, नर्स का काम है ना इंजेक्शन देना, आपका काम क्या है भाई? तो आपका काम यही है कि सर हम जाएंगे और हॉस्पिटलवा में जा करके हम क्या करेंगे, तो सर जो भी हमारा सामने में मरीजवा आएगा वो मरीजवा को हम क्या करेंगे, तो सर इंजेक्शन में लगा देंगे, यही तो हमारा काम है सर, और थोड़ा हमारा काम है। डॉक्टर साहब जो बोलतीन वही काम हम आकर के कर देबे सर, डॉक्टर साहब कहथिन कि जाकर के इंजेक्शन लगा के आ जाओ तो लगा देबे, तो डॉक्टर साहब बताइथिन भी तो कि कौन सा इंजेक्शन है, पेरेंट्रल में कौन सा है, इंट्रावेनस है कि इंट्रामस्कुलर है कि सबक्यूटेनियस है, बताइथिन ना या ना बताइथिन? तो अब अगर डॉक्टर साहब ये बता देंगे कि इंट्रावेनस है, तो इंट्रावेनस यानी पहले तो टाइप कि इंट्रावेनस क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है, इंट्रा क्यूटेनियस या हम इंट्राडर्मल कह सकते हैं, सब क्यूटेनियस क्या है। ये जो टाइप्स मैंने बताया, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्राथीकल,
इन सब को आपको सबसे पहले जानना होगा। और उसके बाद इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, इंट्रावेनस का एंगल क्या है, इंट्रामस्कुलर का किस एंगल यानी किस कोण से डाला जाता है, सबक्यूटेनियस सर किस कोण से डाला जाता है, इंट्राडर्मल सर किस कोण से डाला जाता है, इंट्राडर्मल सर कब दिया जाता है, सर इंसुलिन किस में दिया जाता है, मैक्सिमम ड्रग यानी दवा हमें जल्दी एक्शन देना हो, इमरजेंसी है मरीज के साथ तो सर कौन सा रूट लेंगे, सर वैक्सीन लगाना है तो सर कौन सा पैरेंटल वाला सिलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन यहां से अराइज होगा जो आपके इंजेक्शन एंड टाइप से है। हाउ एंड वेयर इट विल बी गिवन, कोई भी इंजेक्शन कहां पर और कब देंगे, किस कंडीशन में वैक्सीन लगाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए बीसीजी वैक्सीन कहां लगाया जाता है, यह क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन 2019 बिहार सीएचओ में आया हुआ है। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है। तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो हथवा हमारा है, बायां वाला हथवा है ना, बायां वाला हथवा के ऊपर वाला भाग में, तो इसको क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं ना, अपर पार्ट ऑफ आर्म में सर देते हैं। हो गया ना। तो ये वैक्सीन, ये आपका इंजेक्शन, सॉरी ये इंजेक्शन वाला टॉपिक है कि इंजेक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस एंगल यानी किस कोण से डाले जाते हैं, और उसके बाद सर कैसे दिए जाते हैं और कहां दिए जाते हैं, इमरजेंसी में कौन दिए जाएंगे, इंसुलिन के लिए कौन दिए जाएंगे, कोई भी वैक्सीन को अगर हमें टेस्ट करना है दवा को तब कौन से दिए जाएंगे, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा जी। तो यह इंजेक्शन वाला पार्ट है जहां से आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सीएचओ एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। अगला आते हैं सर कुछ इंस्ट्रूमेंट। अब नर्स हैं तो देखते होंगे, और सिंपल सा आप कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, तो एक अप्रॉन पहना दिया जाता है, व्हाइट कोट, हमारा व्हाइट कोट वॉरियर एक सीरीज भी चल रहा है, आपको पता होगा शाम के 6 बजे से हमारी जितनी भी टीम है आपके लिए मेहनत करके इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, जिसका नाम है व्हाइट कोट वॉरियर। जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप में एक्सप्लेनेशन करके वो सीरीज चलाई जा रही है जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं क्या कहा, आप कॉलेज में गए, आपको एक स्टेथोस्कोप दे दिया गया, आपने गले में लगा लिया, भैया डॉक्टर का तो पहचान है। देखिए हमारे नर्सिंग में भी लिखा हुआ है, ये नर्सिंग में भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, स्टेथोस्कोप हमारा है यहाँ पर, है या नहीं है। तो ये हमारी पहचान है। तो केवल टांगने के लिए रखा गया है क्या, केवल टांगने के लिए आपको दिया गया या उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, तो आप कहोगे सर उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी। तो वहां से क्वेश्चन आता है कि स्टेथोस्कोप का काम क्या है, फेटोस्कोप से क्या चेक करते हैं, गायरोस्कोप से क्या चेक करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके इंस्ट्रूमेंट में, जैसे एंडोस्कोप, एपीस्कोप, स्कोप यहां पर होगा है ना, आपका एपीस्कोप हो गया, पेरिस्कोप हो गया, होरोस्कोप हो गया। इन सब को सर कहां पर इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज डिटेक्ट करने के लिए, क्या पहचानने के लिए, क्या जांचने के लिए हम सर इन सारे इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम सर कहां पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो जरूर यहां पर कमेंट करके बताइए, जरूर कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे समझ में आया कि हाँ जी बिहार वाले पढ़ भी रहे हैं, केवल डिग्री लेने में आगे नहीं है सर, पढ़ रहे हैं, और लिटरली पढ़ते तो है जी। नहीं पढ़ेंगे तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, फिर रिजर्वेशन कराते फिरोगे, इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से इस राज्य। ठीक है ना, पढ़ लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इन सब के बारे में अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, ये टॉपिक्स को हमें कवर करना है। हाँ जी, तो अब आते हैं 7th नंबर को टॉपिक्स पे, है ना। अब 7th नंबर के टॉपिक्स को देखते हैं। तो 7th टॉपिक्स क्या करा है, डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी सीएचओ ने इस टॉपिक को बाईपास नहीं किया है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर प्रकार के जो सीएचओ, हर स्टेट में जो अलग अलग सीएचओ का एग्जाम होता है सर, हर स्टेट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट फिर आप क्यों इससे पीछे रहिएगा, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है अभी जस्ट मैं क्लियर कर देता हूं और समझा देता हूं कि क्या क्या आपको करना है। डिजीज यानी सर कोई बीमारी हो रही है, तो उस बीमारी का कारण क्या है। टीबी हो गया तो टीबी किसने कॉज किया,
लेप्रेसी हुआ, किसने कॉज किया? एड्स हुआ, किसने कॉज किया? मिजल्स हुआ, मम्स हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ। सर क्यों, कौन इसका पॉजिटिव एजेंट, यानी इसका कारण कौन है, किसके कारण से होता है? आपने पढ़ा होगा कि सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी कॉज करता है। तो आपको यहां पर इस टॉपिक में डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ में उस डिजीज को पहचानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट या सेरोलॉजिकल टेस्ट यूज किया जाता है, यहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं। आपसे यह पूछा गया है 2019 सीएचओ के पेपर की बात कर रहा हूं, बिहार की बात कर रहा हूं कि मैनटॉक्स टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो आंसर होता है टीबी। यानी हर प्रकार की बीमारियों को चेक करने के लिए लैब के अंदर में कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई किया जाता है। आप कैसे बताओगे कि इस बीमारी ये हो गया? मैं बोला आपके पास कि सर मुझे बहुत ज्यादा हाई फीवर है, ये वो सब हमने सिम्टम बताया, आप कैसे पहचानोगे कि मुझे डेंगू हुआ है, कि मुझे मलेरिया हुआ है, कि मुझे टाइफाइड हुआ है? कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए कोई ना कोई टेस्ट करोगे। उन टेस्ट से क्वेश्चन आता है किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज या किसी भी डिसऑर्डर का ऑल्सो, चाहे वो संक्रमित बीमारी हो या ना हो, डिसऑर्डर है, लेकिन सर उसको भी पहचानने का कोई ना कोई तो टेस्ट होगा ना। लीवर में डिसऑर्डर हो गया तो उसको पहचानने का कोई ना कोई टेस्ट होगा या नहीं होगा? तो उन सभी टेस्ट को, उन सभी पॉजिटिव एजेंट को पढ़ करके जाइएगा, 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जी। 2 से 4 क्वेश्चन सीएचओ के एग्जाम में स्टूडेंट आपको बनेंगे जब आप किसकी बात करते हैं, किसी डिजीज की बात करते हैं, किसी पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं, और एक साथ लिस्ट में मैं लेकर के आऊंगा, एक साथ आपको एक वीडियोस में क्लियर कर दूंगा कि कौन से डिजीज का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है और उस बीमारी को पहचानने का कौन कौन सा सेरोलॉजिकल टेस्ट है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये सब मैं क्लियर करूंगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? तो सर वैसा इंसान जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली क्या हो, हेल्दी हो। यानी सर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और हमारा जो संस्कृति है उस रूप से अगर सर बिल्कुल सब कुछ सही है उसका, तो सर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ये मैं गौतम सर नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहां है उसका मुख्यालय? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, है ना, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें पढ़ना है कौन कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे फैलता है, सर पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, अगर हम अपने सफाई अच्छे से ना करें उससे संबंधित हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। सर हम यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यह भी पढ़ेंगे कि ट्यूबेक्टोमी क्या है, हम ये पढ़ेंगे वसक्टोमी क्या है, हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात करेंगे, हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे, हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स कहां पर आप पढ़ते हैं? तो ये सारे टॉपिक्स आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिलेगा स्टूडेंट। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल अभी मैंने बता दिया ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी बीमारियां अभी मैंने क्लियर कर दिया, उनको आपको कवर करके जाना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन के समय कौन सा हार्मोन सर्ज पे होता है, यानी पीक पे होता है, हाईएस्ट पीक पर होता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होता है, सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल क्या होता है, ये कहां से सिक्रीट होते हैं, कितने फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है। अगर आप हमारे चैनल को विजिट किए होंगे तो एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला है कि why blood is not clotted during menstruation cycle। एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि सर नॉर्मल कहीं से चोट लगती है, ब्लीडिंग होता है, रक्त का स्राव होता है, ब्लड क्लॉट वहां पर हो जाता है 1 से 3 मिनट के अंदर में। लेकिन सर जब हम मेंस्ट्रुएशन फ्लो की बात करते हैं, 3 से 5 दिन लगातार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लड यानी रक्त का स्राव होता है, उस समय सर ब्लड का क्लॉट यानी थक्का रक्त का क्यों नहीं जमता है? उसका कारण
मैंने बताया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात होगी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात होगी, कॉन्ट्रासेप्टिव में केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन कौन से हैं, माला डी क्या है, सहेली क्या है, माला एन क्या है, इन पे हम बात करेंगे। कॉपर टी आपका कौन सा है, या हम और दूसरे जो डिवाइसेस हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, पर्सनल हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेंस्ट्रुएशन फ्लो को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं जी। क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। तो 8वां टॉपिक्स आपको मैंने क्लियर कर दिया, 8 टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया। मानकर चलिए कि यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा जी। चलिए सर 9वें टॉपिक्स पर लेकर के आइए, क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है सर। 9वां टॉपिक है सर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब दवा का दुष्प्रभाव, औषधि का दुष्प्रभाव क्या है। आपने कोई मेडिसिन खाया, एंटीबायोटिक्स खाया, सर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। मैंने सर पैरासीटामोल खाया, उसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, कितने प्रकार का दुष्प्रभाव होता है। हाइपर सेंसिटिविटी 1 क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी 2 क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी 3 क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी 4 क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप 1 2 3 4 क्या है। इन सभी को आपको पढ़ करके जाना है। इन टाइप्स से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दुष्प्रभाव, दवाइयों के अलग अलग दुष्प्रभाव से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। सर इतने सारे ड्रग्स हैं, कैसे इतने सारे दुष्प्रभाव को मैं याद कराऊं, या कैसे याद करूं सर। मैं आपको कराऊंगा, परेशान मत होइए। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स मैं आपको सिलेक्टिव ड्रग दूंगा और उन ड्रग्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्लियर कराऊंगा। कितने टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं ये भी क्लियर कराऊंगा। अभी तो फिलहाल आज वाली वीडियोस में बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सीएचओ का एग्जाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द चाइल्ड। सब एक से बढ़कर एक टॉपिक है। जैसे होता है ना कि सर इस मूवी में तो सर जितने भी एक्टर हैं एक पर एक है, सबकी एक्टिंग लाजवाब है। मूवी का नाम बताओ कौन सा, तो हेरा फेरी। हेरा फेरी में क्या है, तो सर सभी के सभी एक्टर लाजवाब हैं, किसी के बगैर किसी की कमी से वो मूवी नहीं चलेगी। सब एक से एक बढ़कर के उन्होंने एक्टिंग किया। तो ऐसे ही तो सर ये टॉपिक्स हैं। चाइल्ड, अब आप कहोगे सर अभी तो नियोनेट्स बताए हो, नवजात शिशु बताया हूं, ये बच्चों को नहीं बताया हूं। चाइल्ड पे अब मैं लेकर के आ रहा हूं, नवजात शिशु का अलग टॉपिक बताया हूं, वहां से अलग क्वेश्चन आते हैं 2-3, और चाइल्ड वाले सेगमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो चाइल्ड, अरे देखो ना भाई, बीमार कौन पड़ता है, कौन बीमार पड़ता है, या तो सर जो एजेड होते हैं, और या सर छोटे बच्चे या जिनका जन्म हुआ, यही बीमार पड़ेंगे ना, और कौन बीमार पड़ेगा। आप बताइए ना, बीमार कौन पड़ता है। आप हॉस्पिटल में कौन आएगा, तो सर बच्चे आएंगे। नवजात यानी प्रेगनेंसी में महिला आएगी, उनको हम देख रेख करेंगे, या सर बूढ़े होंगे। हम जैसे लोगों की सर बहुत कम बीमारी होती है फिलहाल, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बीमारी तो नॉर्मली इन दोनों के कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन नर्स को हॉस्पिटल में इन्हीं पेशेंट को देखने को मिलेगा ना, तो इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिटी वाला सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सर चाइल्ड में चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, क्या कोई शिशु के लिए उस राज्य के, उस देश के बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उस प्रोग्राम को याद रखिए। वो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया और उसका पर्पस क्या है, दोनों याद करके जाइए। कब लॉन्च किया गया और पर्पस क्या है, राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है या केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है, ये आपको पढ़ करके जाना है। इसके अलावा आपका मिनिमम वेट किसका सर, तो सर 1 से 3 साल के बच्चों का कितना वजन है, 3 से 5 साल के बच्चों को कितना वजन है, 5 से 8 साल के बच्चों को कितना वजन होना चाहिए, 8 से 12 साल के बच्चों को कितना वजन होना चाहिए, 12 से 15 साल के बच्चों को कितना वजन होना चाहिए, ये सब आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में चाइल्ड में माल न्यूट्रिशन भी याद करके चलना है अपने को। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भी पढ़ करके जाना है कि अगर किसी बच्चा अंडर वेट है यानी वजन उसकी कम है, क्या उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है तो सर कौन सी बीमारी होगी, सर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, उन बीमारियों का लक्षण क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो बीमारी हुई है। ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम सब टॉपिक्स आपके इस टॉपिक्स के अंदर में कवर कराए जाएंगे और यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगला है सीपीआर, जो बच्चों का अलग प्रोफाइल होता है जी। तो समझ में आया पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये चाइल्ड का टॉपिक है, 3 से 5 क्वेश्चन चाइल्ड लेकर के बैठा हुआ है आपके सीएचओ में। 3 से 5 क्वेश्चन आपका ये चाइल्ड लेकर के बैठा हुआ है सीएचओ के एग्जाम में। बहुत अच्छे से इनको आपको कवर करके जाना है। टोटल 10 टॉपिक स्टूडेंट मैंने क्लियर कर दिया, 10 टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिया चाइल्ड से रिलेटेड, जो आपको पढ़ करके जाना है।
क्लियर। अब अगला क्या है जी, अगला है फुल फॉर्म ऑफ हेल्थ रिलेटेड टर्म्स। हेल्थ रिलेटेड या आपके नर्सिंग सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म मैं बताऊं बिहार सीएचओ में फुल फॉर्म से, अगर मैं बिहार सीएचओ की बात करूं तो सर फुल फॉर्म से लगभग 3 क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। अब बताइए, फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन सर। एब्रीविएटेड फॉर्म में दिया रहता है, शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, उसको बोला जाता है कि फुल फॉर्म बताइए इसका क्या, या तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन है लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है वो क्या है जी, सेंटेंस, वो आपका शॉर्ट में है, एब्रीविएटेड फॉर्म में है, संक्षिप्त में है। तो फुल फॉर्म आपको करके जाना है। ये आपका 11वां टॉपिक है जहां से 1-2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। फुल फॉर्म से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हॉस्पिटल में शॉर्ट में बहुत सारी बातें होती है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डॉक्टर फिजिशियन आपको शॉर्ट में लिख करके देंगे, उसको अब्रिविएटेड फॉर्म कहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पढ़ते आना चाहिए कि पर्ची डॉक्टर साहब जो लिखते हैं उसको भी, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है डॉक्टर का, फिजिशियन का, वो भी शॉर्ट फॉर्म में होता है, उसका भी मीनिंग्स क्लियर करके जाना पड़ेगा, वो भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉपिक नंबर 12, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बोन कौन सा है, हड्डी कौन सा है, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, सबसे बड़ा मसल्स कौन सा है, सबसे छोटा मसल्स कौन सा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ी ऊतक कौन सा है, सबसे छोटा ऊतक कौन है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे छोटा अंग कौन है, ये बड़ा छोटा। फिर आप कहोगे कि सर लुसेंट में तो सब हमने बहुत पहले पढ़ रखा है, बड़ी अंग छोटी अंग, बड़ी ऊतक छोटी ऊतक, बड़ी कोशिका छोटी कोशिका, बड़ी मांसपेशियां छोटी छोटी मांसपेशियां, बड़ा सीरा बड़ा धमनी, छोटी सीरा छोटी धमनी, ये सब सर हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। बिल्कुल पढ़ रखा होगा, बिहार के हो इतना तो मुझे उम्मीद है कि जरूर लुसेंट वगैरह पढ़े होगे। नहीं पढ़े हो तो पढ़ना शुरू कर दो, और नहीं तो वेट करो, गौतम सर खुद ही इसी चैनल पे इन सारे तमाम टॉपिक्स जो आज मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहा हूं कि ये 15 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक्स को गौतम सर जरूर आपको डील कराएंगे, सब डिस्कस करके मैं दूंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो सर 12वां टॉपिक्स क्या है, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो भी चीजें बड़ी छोटी पाई जाती है उनके बारे में। एंड 13th नंबर पर, 13वें नंबर पर एक टॉपिक है जी, बायोमेडिकल वेस्ट, बीएमडब्ल्यू कार, है ना, बीएमडब्ल्यू कार। अब आप सोचो, आप बिहार से हो तो बिहार राज्य आपको सीएचओ नियुक्त कर रहा है, बिहार राज्य आपको जॉब पे लेकर के जा रहा है, नर्स बना रहा है, तो आपकी पोस्टिंग कहां पर होगा, तो चलिए भाई, मलमास मेला लग गया कहां पर, राजगीर, 3 साल में एक बार, चलिए राजगीर। अब हेल्थ कैंप, हजारों लोग लाखों लोग जाएंगे, बीमार भी होंगे, तो वहां पर हॉस्पिटल में सुख सुविधाओं को देखना पड़ेगा ना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत में आएगा, तो आपकी पोस्टिंग होगी, तो पोस्टिंग होगी तो बढ़िया शर्ट पैंट और जींस और ये सब पहन करके चल जाओगे ऐसे ही, नहीं, वहां पर आप क्या लेकर के जाओगे, तो बढ़िया वेल ड्रेस जो हमारा होता है सर, ग्लव्स है, मास्क है, हमारा जो ड्रेसिंग, हमारा जो सीजर है, फॉरसेप है, स्टेथोस्कोप है, या जितनी भी तमाम हमारे इंस्ट्रूमेंट है सब लेकर के जाओगे, दवाइयां लेकर के जाओगे। अब उसको फेंकोगे कहां, लेकर के तो चले गए, दिन भर मास्क लगा रहे हो, अगले दिन भी वही मास्क लगा करके नहीं आओगे ना, क्योंकि सरकार फ्री में देगा, फ्री में देगा, और यूज भी नहीं करना चाहिए वैसे भी नहीं, तो सर उसको फेंकेंगे, कहां फेंकोगे, यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। कहीं घाव हुआ, किसी बच्चों को कट लग गया, अब उसका वेस्ट है, कहां फेंकोगे, कहां डालोगे, ऐसे ही फेंक दोगे रोड पर, नहीं ना। सिरिंज है, सिरिंज को आपने यूज किया, कहां फेंकोगे उसके बाद, ऐसे ही रोड पे डाल दोगे, नहीं ना। तो यही बायोमेडिकल जो आपका वेस्ट है, इसको कहां पर, पीली डिब्बी में डालोगे कि लाल डिब्बी में डालोगे कि नीली डिब्बी में डालोगे कि व्हाइट डिब्बी में डालोगे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के वेस्ट को किस प्रकार के डब्बे में डाला जाता है, किस प्रकार के वेस्ट को किस प्रकार के डब्बे में डाला जाता है, यह आपसे पूछा जाता है, दैट इज द बायोमेडिकल वेस्ट एंड टाइप है जी, ठीक है। ये उसका वेस्ट एंड टाइप है, जहां से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायोमेडिकल वेस्ट जो आपको पढ़ करके जाना है। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट,
कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, सोर्स यानी कहां पर विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन बी को क्या कहा जाता है, सी को क्या कहा जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है, किस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कितना डोज देना चाहिए। मुझे विटामिन ए की कमी है, डॉक्टर ने बोला विटामिन ए की कमी है, तुम्हें रतौंधी बीमारी हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, मैं तुम्हारे पास इलाज करने के लिए गया, तुम नर्स हो, आप नर्स हो, आपने क्या कर दिया, तो सलाइन चढ़ा दिया, भैया 500 ml जा रहा है विटामिन ए। ऐसा होगा क्या? उसका एक डोज तय किया जाएगा, वही डोज है जी। तो विटामिन का डोज, विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी के कारण जो बीमारी है, विटामिन का सोर्स यानी कहां पर कौन से विटामिन पाया जाता है, विटामिन का नाम कि कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है और कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, ब्लड कोगुलेशन यानी उनके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, किसमें कौन सा विटामिन का रोल होता है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको विटामिन से लेकर के जाना है। 1 से 3 क्वेश्चन नंबर फिक्स, 1 से 3 क्वेश्चन फिक्स हो गया। 1 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया डोज ऑफ विटामिन से, ठीक है ना। तो सर विटामिन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आखिरी टॉपिक, ये आखिरी टॉपिक है जी, आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है एंटीडोट। एंटीडोट यानी सर किस बीमारी में अगर किस दवा का ओवरडोज हो जाए, मान लीजिए मैंने सर ओपियम खा लिया, मॉर्फिन खा लिया, बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया, मरने की स्थिति में आ गया हूं, तो कौन सी दवा दोगे उसके लिए? किसी ने पॉइजन खा लिया है तो यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा दोगे? किसी को पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो गया, ओवरडोज हो गया, कौन सी दवा दोगे? किसी ने बेंजोडाइजिपाम का ओवरडोज हो गया, कौन सा दवा दोगे? किसी ने अल्कोहल पी करके बहुत ज्यादा आ गया, कौन सा दवा दोगे एंटीडोट के बारे में? तो ये आपको एंटीडोट पढ़ करके जाना है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। और ये पूरी, ये जो मैंने 15 टॉपिक्स आपको बताया ना, ये सबको मैं आगे डील करवाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा एक एक टॉपिक को डिटेल में। तो आखिरी टॉपिक हमारा क्या था जी? एंटीडोट। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस, बिहार सीएचओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जीडीसी नर्सिंग हमारी टीम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें तमाम बिहार के सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है स्टूडेंट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं है। बस करना क्या है, तो सर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। आप सिंपली मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, जीडीसी नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और या तो अगर आपको परेशानी है तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, और या तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो सर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है मेरे दोस्त, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर डेली क्विज भी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और साथ ही साथ में ये जो बिहार सीएचओ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जहां पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सोच लीजिए कितना है, 5600, 1600 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज है, 800 प्लस मॉडल पेपर है, टोटल 8000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। अब बताओ 80,000 से ऊपर की नौकरी पाना चाहते हो तो कम से कम 8000 तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और वो भी फ्री में, वो भी फ्री में दे रहा हूं, वो भी फ्री में दे रहा हूं मेरे बिहार के बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फ्री में दे रहा हूं आपको। 8000 एमसीक्यूज है, जीडीसी नर्सिंग क्लासेस ऐप पर ज्वाइन कीजिए और ये तमाम टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि बहुत ही जल्द मैं आपके साथ हर रात को 9 बजे जुड़ने वाला हूं इसी चैनल पे, जिस चैनल पे अभी आप मुझे देख रहे हो। रात्रि 9 बजे बिहार सीएचओ के लिए स्पेशल सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जहां पर हर दिन हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो इन 15 टॉपिक्स के बेस पर होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम और कवर करेंगे, जहां से आपका जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शंस के जो रास्ते हैं वो और आसान हो जाएं। साथ ही साथ में जो भी मैंने अभी यहां पर 15 टॉपिक्स को डिस्कस किया, इन सारे टॉपिक्स का इंडिविजुअल आपको वीडियोस मिलेगा, यानी उसको मैं आपको यहां पर इसी चैनल पे अपलोड करवाऊंगा, एक एक टॉपिक को डिक्टेट करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, विस्तार में पढ़ाऊंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हर एक सिलेक्शन ऐसा मैंने ठाना है, हमारी टीम ने ठाना है
कि बिहार का जो सिलेक्शन होगा, बिहार सीएचओ का जो सिलेक्शन होगा, जो हर बिहारियों का सिलेक्शन होगा, वो एक बिहारी के द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा। तो तैयार हो जाइए, मुरेठा बांध लीजिए। गमछा भी मेरे पास है नहीं तो मैं भी मुरेठा बांध देता। मुरेठा तो आपको बांधना ही पड़ेगा जी, है ना। गमछा सर में बांध लीजिए और बिल्कुल याद रखिए कि अब सिलेक्शन सर करना है। इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, ये 15 टॉपिक्स आपको बेड़ा पार करेगा, ऐसी मेरी गारंटी है, ऐसी मेरी श्योरिटी है। तो आई होप आप इन सारी चीजों को करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।